खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। इसके साथ साथ इकॉनमी के भी बहुत सारे क्राइसिस हैं जो चल रहे हैं। अभी कोई शायद कमी भी नहीं आई उस तरीके से, और ख़त्म होना तो खैर बहुत दूर की बात है। लेकिन होगा क्या, आईएमएफ अभी तक अपने जो वो मतलब उन्होंने करना था, वो अपने बात पे टस से मस नहीं हुआ, अपनी बात पे कायम है। और पाकिस्तान को जो पैसे मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले। इमरान खान साहब की पार्टी के लोग धड़ाधड़ उनको छोड़ रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टी में भी गए हैं और कुछ खामोशी से बैठे भी हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स चलने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है कुछ लोगों का। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और क्या जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और फ़ायदा कोई और उठाता है? क्या हम ये रविश, ये तरीका, ये बदलेंगे या इसी तरीके से चलाते रहेंगे? इस पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर बशारत हसन साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो ये पहली दफ़ा हो रहा है और यकीनन ना ये आखिरी दफ़ा है। अफ़सोस कि 75 साल से यही चीज़ें चल रही हैं। कभी हम दूसरों की जंगें लड़ते हैं, कभी अब कंस्पायरेसी थ्योरीज़ लेके अपने मुल्क का और अपने अवाम का नुकसान करते हैं। इसी तरीके से अब भी यही चीज़ चल रही है। इमरान खान साहब से हमें लाख इख्तिलाफ़ सही, मुझे खुद है, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, आप भी रहे हैं और होंगे यकीनन। उसके पीछे कोई रीज़न्स हैं, बगैर उसके नहीं है कि हम कोई वैसे ही उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे, या अगर अभी की हुकूमत भी है। लेकिन सर, जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से पार्टी के लोगों को वो कहते हैं कि जी हम बगैर किसी दबाव के, हर बंदा ये कह रहा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसका यही मतलब है कि हाँ दबाव था तो इसलिए ये चल रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि ये पीएमएलएन के साथ भी हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, अब पीटीआई के साथ हो रहा है? देखिए, बात ये है कि ये जो लोग थे जो कि इस वक्त छोड़ रहे हैं इनको, ये वही लोग जी थे जो इसी तरह लाए गए थे। जी। ये जहांगीर तरीन साहब के जहाज में भर भर कर लाए गए थे, वो इनको लाए बिल्कुल। थे। अपने ताल्लुकात के बेसिस पर लाए थे, और जिस तरीके से भी उन्होंने इनको जो है कायल किया था आने के लिए, वो इनको लेकर आए थे, और वही लोग अब इनको छोड़कर जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने अपने 4 साल इक़्तिदार में जी जो इनके साथी थे, इनकी 27 साल की जद्दोजहद के, उनको एक-एक करके फारिग किया। इसमें जी जहांगीर तरीन साहब खुद शामिल हैं, जी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनके लिए कुर्बानी दी, इनके ऊपर अरबों रुपया लुटाया, इनको बिल्कुल। जहाज़ों की रोज़ाना की सैरें कराई, अपने जहाज़ को इन्होंने टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन ये है कि इन्होंने इनको फिर अलीम खान साहब को देखें, उन्होंने अरबों रुपया बहाया, और अलीम खान एक बहुत बड़ा नाम था पंजाब का। लेकिन बजाय इसके कि जो बड़े नाम थे जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी थी 27 साल तक, और इमरान खान साहब के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था, बजाय इन लोगों को इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाता, पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक ऐसे आदमी को बना दिया गया जो 1 महीने पहले, इन 2018 में इनके इक़्तिदार में आने से 1 डेढ़ महीने पहले पीटीआई में आया था, जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका कोई जो है क्रेडेंशियल उसके ऐसे हैं, उसका जो यानी कोई उसके अचीवमेंट्स उसके सीवी में नहीं थी, और जी उसको बिल्कुल। सिर्फ ये है कि किसी की रिकमेंडेशन पे, जो इनका कोई रिश्तेदार है, उसकी रिकमेंडेशन पे इन्होंने बुज़दार जैसे आदमी को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया, जिससे कि फिर ये सारे लोग जो है मुतनफ़िर हो गए, और फिर एक-एक करके अपने हर पुराने साथी को हटाया। और ये जो फसली बटेरे इनको कहते हैं, ये जब आए थे जिस तरीके से, इसी तरीके से जा रहे हैं। इसमें तो कोई भी जो है मुझे तो बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। और मैं आपको ये बताऊं कि ये ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि जी हम पर दबाव है, कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही है, ये 2 दिन इस गर्मी में जेल में नहीं रह सकते, कोई दबाव नहीं। इन पर दबाव गर्मी का है, इन पर दबाव जेल का है, और कुछ भी नहीं है। क्या दबाव है इनके ऊपर? ये तो जाके कोर कमांडर के घर जला देते हैं, इन पर जी क्या दबाव होना है? सही। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, और वो ये है कि चले हम ये कह देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग भी तो सर इकट्ठे नहीं होते। मतलब जिसमें कहते हैं ना कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो, जिस तरह बाकी दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, उस तरह का सिस्टम हो।
क्यों नहीं हम कर पाते? हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई और उठाता है और हम ये करते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा और मैं वही बात दोबारा कर रहा हूं कि ना आखिरी दफा हो रहा है। तो क्या मतलब परेशानी क्या है? क्यों नहीं हम सही कर पाते इन चीजों को? इसके लिए तो बहुत ज्यादा ना पैसे चाहिए ना कुछ और चाहिए, इसके लिए तो सिर्फ विल चाहिए। देखिए, ये जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन्होंने चार्ज लिया है, इन्होंने सियासत में बिल्कुल कोई किसी किस्म की मुदाखलत जी। नहीं की। इमरान राइट। खान साहब ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि ये मुझसे मिलें और मेरे राइट। साथ बातचीत करें, मुझसे वैसे ही ताल्लुक रखें जैसे कि पहले वालों ने इनके साथ रखा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल इनकार किया, इनके साथ ना कोई मुलाकात की, ना इनको कोई लिफ्ट कराई और ना जो है वो सियासत में किसी तरीके से भी आए। तो जब इन्होंने ये देख लिया कि ये तो इस तरीके से हमारे साथ नहीं आएगा, फिर ये 9 मई का जो है ये घिनौना खेल खेला गया जी। और उसमें पाकिस्तान के जो फौजी तंसीबात हैं उन पे हमला किया गया। देखें, हम्म। अब फौज से इनकी दुश्मनी है या पीडीएम से इनकी दुश्मनी है, देखा जाए तो पीडीएम ने इनको निकाला। पीडीएम इस वक्त हुकूमत में है। इन्होंने किसी पीडीएम वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये गए फौज के खिलाफ। जी। आप जरा सोचें कि इसका आखिर मकसद क्या था, कि जी। फौज की तंसीबात पे हमले करने का मकसद क्या था। जी। सिर्फ मकसद ये था कि वहां से वो जो है अपने बचाव के लिए गोलियां चलाएं और उनकी लाशें लेके ये फिर जो है प्रेशराइज किया जाए उनको। बिल्कुल, और उनको क्रिटिसाइज भी किया जाए, सारी दुनिया में उनको बदनाम किया जाए कि देखो जी ओके। फौज ने गोलियां मार दी, फौज इतनी जालिम है पाकिस्तान की फौज। पिछले एक डेढ़ साल से जब से इनको निकाला गया है हुकूमत से डेमोक्रेटिक तरीके से, इनके जो वेब वेब चैनल्स हैं, जो इनके जो है ना हाँ। व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप्स हैं, उसमें ये आना शुरू हो गया कि जी मुजीबुर रहमान तो बिल्कुल गद्दार नहीं था। ये बार बार एक चीज फीड की जा रही थी और जी। इनको भुट्टो साहब से मिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। कहाँ भुट्टो, कल भी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली, इसका क्या गंगू मुकाबला है। तेली। ये एक दिन जेल में नहीं रह सका, भुट्टो साहब को तो जो है कितने साल उन्होंने, कितने महीने डेथ सेल में रखा। बिल्कुल। और बिल्कुल। आखिर में उनसे कहा कि जो ये गया था, सईद मेहदी डिप्टी कमिश्नर था रावलपिंडी का, ये गया कि आप रहम की अपील कर दें जनरल ज़िया को। तो भुट्टो साहब ने जो जवाब दिया था, उन्होंने रहम की अपील तक नहीं की। तो कहाँ बस। वो आदमी, इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेशक। लीडर, बिल्कुल इस्लाम सही का कह रहे हैं। सबसे बड़ा लीडर, और कहाँ ये आदमी जो एक एक दिन जेल में नहीं रह सकता, या और बिल्कुल। इसके लीडर या दूसरी पार्टियों के लीडर। तो ये तो कहने की बातें हैं। हाँ, मैं इनको शेख मुजीब से जरूर मिला दूंगा। ये जी। बार बार हर इनके हर वेब चैनल पे, व्हाट्सएप में इनको शेख मुजीब की तरह बताया जा रहा है ना, और ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के हालात 71 वाले हो गए हैं। तो शेख मुजीब से इनको मैं जरूर मिला दूंगा, लेकिन भुट्टो साहब से इनको मिलाना लेकिन जो सर है शेख उनको। मुजीब साहब तो बड़े, वो भी मैं कहता हूं बड़े तगड़े आदमी थे। जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बहुत बड़ा बहस है कि जिसके ऊपर अगर हम जाएंगे। लेकिन शेख मुजीब साहब तो सर वो तो आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं अपना हक लेने आया हूं, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आया। तो ये तो कहते हैं नहीं, मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा, तब तक पकड़ूंगा जब तक आप मुझे कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे। दूसरी बात सर, कहते हैं कि जी आप लोग गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। सर ये अभी रिसेंटली मतलब 2 दिन पहले की इनकी एक स्पेस में ये फरमा रहे थे। मुझे हैरानगी ये होती है कि सर अपने लिए एक दिन जेल बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को कहते हैं निकलो, जलाओ, गिराओ, मारो, पीटो, जो कुछ भी कर सकते हैं। आम लोगों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जला के तोड़ दी, मेट्रो स्टेशन तोड़ दिए, पता नहीं जो किसी के हाथ आया उन्होंने कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन या 2 दिन इमरान खान साहब जो है वो भी स्टेट गेस्ट के तौर पे रहे थे इधर पुलिस लाइन में, इनके वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर। उसके बावजूद ये हालत थी। लेकिन दूसरे के बच्चों को कहते हैं जी निकले आप मेरे लिए लड़े जी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। क्या ड्रामा कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो अपने उन बच्चे लोगों पे लंदन में हैरान हूँ। सर महफूज आते भी नहीं, अब छुट्टियों में भी नहीं आ रहे इधर पाकिस्तान में। नहीं नहीं, मैं तो देखिए, बात यह है कि इनकी बीवी फिर बहुत अच्छी है, वो जो बाहर है, जी। जी। उसका फिर जमायमा भी सर। बहुत बड़ा कैरेक्टर है। मैं उसके कैरेक्टर की जो है ना मिसालें देता हूँ। जी बिल्कुल। आखिर को वो अंग्रेज है, उसका एक कैरेक्टर है, उसने बिल्कुल। इनको पहचान लिया था, वो छोड़कर चली गई। जी। ठीक है जी, इनके बच्चे जो हैं उनको यहाँ इनके कैरेक्टर का पता नहीं है। लेकिन ये साहब जो हैं, इन्होंने जो कुछ इससे पहले जो कुछ भी था, जो कुछ ये कर रहे थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन्होंने जो 9 मई को किया है या करवाया है, और इनके साथियों ने जो कुछ किया है, मैं तो किसी तरीके से इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। देखिए ना, ये दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं ना, इस तरह तो दुश्मन भी नहीं करता। जी। और इनको जो है, एक किसी फौजी ने इनको गोली नहीं मारी,
किसी फौजी तनसीब से इनको जो है किसी किस्म की गोली नहीं मारी गई, जी, जबकि वो मार सकते थे। बिल्कुल इनको सही। इतना ज़्यादा टॉलरेट किया गया, उन्होंने अपना सब कुछ जलवा दिया, लेकिन इनमें से किसी के ऊपर ये नहीं किया कि ये भी पाकिस्तानी थे। तो अब मैं एक और बात आपको बता दूं कि इनकी जी, सियासत खत्म हो चुकी है। जो इमरान खान बिल्कुल 2022 के अप्रैल में सबसे ज्यादा गैर मकबूल हो चुका था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा महंगाई की थी अपने मुल्क में, बिल्कुल। हर जी, चीज की कीमत 4 गुना बढ़ा दी थी। जी, लेकिन जब इनको उतारा गया एक डेमोक्रेटिक तरीके से 2022 के अप्रैल में, उसके बाद पीडीएम ने उससे 5 गुना ज्यादा और महंगाई की, 10 गुना ज्यादा और बिल्कुल। महंगाई की। तो यस, लोग उनके बिल्कुल, दुश्मन हो गए और लोग इनके साथ चले गए, बिल्कुल और सही। इनके हर जो है ना जलसे जुलूस में बहुत ज्यादा शिरकत करने लग गए। बिल्कुल सही। और मैंने खुद ये 10 दफा कहा कि इनको 2/3 मेजोरिटी इजीली मिल जाएगी, लेकिन 9 मई को इन्होंने अपनी सारी जितनी भी इनके पॉपुलैरिटी थी उसको जीरो पर ले आए। अब भी अगर ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए मैं आ जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा जो है वो सादा आदमी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हुँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोबारा आप ये आ सके, जो इन्होंने हरकत राइट। की है और करवाई है। अच्छा सर, एक चीज़ अभी इकोनॉमी की बात करनी है यकीनन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब नहीं भी थी, तब भी हमारी इकोनॉमी ख़राब हालत में चल रही थी। अब आईएमएफ कहते हैं कि पैसे नहीं दे रहा है, सरदार साहब की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हालाँकि कल भी जो उन्होंने एफबीआर में एक एफबीआर के लोगों से खिताब कर रहे थे, फिर मीडिया टॉक भी की। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सकता है तो हम वो सारा कुछ करें। लेकिन शायद अब उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि हमें आईएमएफ से पैसे मिलेंगे। बट दूसरी तरफ जब बिज़नेस कम्युनिटी से बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो डॉलर 309 310 पे तो चला गया, अब 350 पे जाएगा। सर होगा क्या? एक आम आदमी क्या करे? वो इमरान खान को गालियाँ दे, वो शहबाज शरीफ को गालियाँ दे या क्या करे? वो बेचारा मतलब वो तो मुश्किल में है, उसकी मुश्किल तो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। देखें, अगर आप ये कहें ना कि आप रोबोट्स को लगा दें, जिनकी अपनी कोई अकल नहीं होती, जी, तो एक तो वो तरीका है, इन्होंने रोबोट्स लगाए हुए हैं। या आप जानवरों को लगा दें, जानवर भी प्री प्रोग्राम होकर इस दुनिया में आते हैं, उनको एक स्पेसिफिक जो है अकल दी जाती है कि उन्होंने खाना पीना है और अपने खाने पीने का इंतजाम करना है और मर जाना है। जी, और लेकिन इंसान जब आता है ना किसी जगह पे, इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, जी। और इस अकल से चाहे कितना गरीब आदमी है, अगर वो अकलमंद है तो वो अपने हालात बहुत बेहतर कर सकता है, उसके बड़े तरीके हैं। अब हमारे पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं इकोनॉमी में, हमारे पास बेहतरीन दिमाग है इंडस्ट्री में, हमारे पास बेहतरीन दिमाग हैं टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। हमारे जो लोग हैं वो दुनिया के बेहतरीन महकमों में काम कर रहे हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। हमारे पास एक बेहतरीन मैन पावर मौजूद है। हमारे जो बाहर बैठे हुए लोग, वो 24 से लेके 30 अरब डॉलर्स हर साल भेजते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहें, अगर आपकी विल हो, अगर आप में अकल हो, और आपके अंदर अकल के साथ साथ विल भी हो, तो आप एक जो है इन सबको जमा करें। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के पास, इन सबको जमा करें, और साथ टेक्नोलॉजी वाले लोग और जो बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग हैं, इन सबको साथ जमा करके आप इनके सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें। उन्हें कहें कि भाई ना, और ना, आईएमएफ सिर्फ $1 बिलियन मांग रहे हैं उससे। आप कमाल देखें, 1 अरब डॉलर के पीछे ये लोग पागल हो रहे हैं, और बिल्कुल इधर सही। से आप खरबों डॉलर जो है वो खुद कमा सकता है पाकिस्तान, अगर ये अपनी मैन पावर को इस्तेमाल करें। ये यहाँ पे रास्ते खोलें इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके पास जो सीपैक बन रहा है, इसको आप सिक्योरिटी दें। दुश्मन इस पे हमले करता है, दुश्मन को पता है कि सीपैक बन गया तो पाकिस्तानी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और दुश्मन हर तरह के दुश्मन, सिर्फ मैं इंडिया को नहीं कह रहा, जी, जितने आपके दुश्मन हैं, ये देखें आर्मी चीफ के इसके खिलाफ ये क्यों ये सारी हरकतें हो रही हैं। हुँ, इसलिए हो रही हैं कि आर्मी चीफ गए थे चाइना। चाइना जाकर उन्होंने सीपैक को रिवाइव करने के लिए बहुत काम किया, और दुश्मन को ये है कि अगर ये सीपैक रिवाइव हो गया तो ये तो बिल्कुल एक गेम चेंजर है। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर जाएगा, क्योंकि सीपैक के साथ 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, जिसमें 3 बन चुके हैं, और इनमें चाइना की इंडस्ट्री ट्रांसफर होनी है। जो चाइना की इंडस्ट्री सिंकियांग में है या और दूसरे सूबों में है, जिनके लिए मार्केट जो है वो मिडल ईस्ट है, यूरोप है, वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी अपने गवादर के जरिए।
उनका जो माल है वो मिडल ईस्ट और हम्म। जाएगा यूरोप में। तो इसको अगर ये ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ बनाएंगे, 5 साल सिर्फ चाहिए। 5 साल में पाकिस्तान जो है वो हम बातें करते हैं ना कि बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, हम इन सबको बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। हम सिंगापुर, चाइना और मलेशिया के लेवल पर आ जाएंगे सिर्फ 5 साल, अगर कोई सिंसियर, ईमानदार पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की बागडोर संभाल ले और यहाँ पे इसको डेवलप करे। कोई मसला नहीं है, हमारे पास बेहतरीन दिमाग मौजूद है और चाइना आपके साथ सबसे बड़ा दोस्त मौजूद है जिसका बॉर्डर आपसे मिलता है, जो कि सीपेक और फिर उससे रिलेटेड जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन आपसे उनको बिजली, गैस, ये चीजें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो देना होगा ना। आप लेकिन उस पर सर जितना तेजी से काम कर सकें करें। लेकिन सर जहां तक बिजली की बात हम करते हैं, अभी गर्मियां शुरू हो गई, आप भी इस पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी रहता हूं। अभी एक हफ्ता पहले सर मैं कराची में था, 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ना चल अहली रही है है। ना, ना अहली है। सर तो ये अच्छा, खैबर पुख्तनख्वा का इससे भी बुरा हाल है, बलूचिस्तान का इससे भी, इंटीरियर सिंध का, जो पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं वहां पे क्या हाल है। तो सर बात ये कि हम तो ये नहीं कर पा रहे, तो फिर इंडस्ट्री, और ये तो सर ये तो बड़ी मतलब एक आइडियल सिचुएशन है ना। गैस हमारे पास पहले सिर्फ सर्दियों में कहते हैं कि जी नहीं, गैस मैं प्रेशर आपको नहीं, हम बंद देखें, कर रहे अब हैं। अब आपने गर्मियों में मेरे आपके फील्ड और की मेरे घर में गैस नहीं आती। मेरे फील्ड की आपने बात छेड़ दी ना, एनर्जी जी को तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि एनर्जी का मसला आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। 2014 से लेके आज तक आपने जो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, पीपीआईबी, जिसने के सारे एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स लगवा दिए, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगवा दिए, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स लगवा दिए और पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर 4.2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट चढ़ा दिया। बिल्कुल। कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी अरबों की हर जो है साल जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से आपका मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। जिस वो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है उसका हेड आपने लगाना था कोई एनर्जी का एक्सपर्ट, जी आपने एनर्जी का एक्सपर्ट नहीं लगाया। ना इमरान खान ने लगाया, ना ये इस नून लीग ने लगाया, ना पहले लगाया जी। था अपनी हुकूमत में, ना अब लगाया। अब जब आप अपनी सारी जनरेशन को, ज्यादातर को, आप जो है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल ले जाएंगे और आपके पास फ्यूल खरीदने का पैसा नहीं है, तो लोड शेडिंग तो होगी, इंडस्ट्री तो तबाह बर्बाद होगी। तो आपका ये जो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, पीपीआईबी जिसे कहते हैं, पीपीआईबी का हेड कोई आप एनर्जी स्पेशलिस्ट लगाएं। आप बहुत बड़ी मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं वहां पर ना लगाकर। जी जी। बहुत बड़ी गद्दारी इसने की है पीडीएम हुकूमत ने और इससे पहले इमरान खान हुकूमत ने, ये पीपीआईबी का हेड को एनर्जी का स्पेशलिस्ट नहीं लगाया और वो भी अल्टरनेटिव एनर्जी का नहीं लगाया। और वही आदमी जो है अल्टरनेटिव एनर्जी को भी हेड करवा रहे हैं उससे, जिसके अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के एक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक इंजीनियर जो कि एनर्जी का स्पेशलिस्ट होगा, अल्टरनेटिव एक्सपर्ट एनर्जी हो। का, सिर्फ उसका वो हेड लग सकता है। तो फिर आप किस तरह समझते हैं कि बगैर किसी एक्सपर्ट को लगाए हुए आप एनर्जी का मसला हल कर देंगे? देखे ना, ये ऐसी बात है कि आप जहाज चलाने के लिए एक पायलट की जगह आप किसी जो है ना वो ट्रक जो है ड्राइवर वो को लाट बैठा दो। बैठा दें, किसी और को बैठा दें जिसको जहाज चलाना आता हो, तो वो तो जाहिर है कि जो पीछे 200-250-500 बंदा बैठा है उनको मारेगा, गरक करेगा। यही काम इस वक्त पीपीआईबी के जरिए एनर्जी सेक्टर के साथ किया जा रहा है और ये हमारे सियासतदान करवा रहे हैं और ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स करवा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन में बैठे हुए हैं। तो हम तो जो है मीडिया में आकर ये बात ही कर सकते हैं ना, बिल्कुल डिसीजन इन सर। लोगों ने लेने हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन, और वो ये है कि डॉलर के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। चले अभी ठीक है, लास्ट वीक इसाक डार साहब ने 30 रुपए लीटर जो है वो डीजल कम किया, 12 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब डॉलर एकदम से 290 या 295 का था और वो 310 पे चला गया, तो वो जो रिलीफ थोड़ा बहुत मिलना था आवाम को, आम आदमी को, मुझे और आपको, तो वो तो खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो यहाँ पे कम हुए, लेकिन अब अगले यकम से फिर ये इससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इनको, या फिर ये कि वो बाकी चीजें बढ़ा देंगे, बिजली गैस बढ़ा देंगे, खाने पीने की अशिया बढ़ा देंगे, तो रिलीफ तो ना हुआ। ऐसा है जी कि ये इलेक्शन का साल है, अगर वो खैरियत से हो गए अक्टूबर में, जी जी। इसमें अब जो बजट आना है, मेरा ख्याल 9 जून को आ रहा है, इसमें ये कोई इजाफी टैक्सेस नहीं लगाएंगे। और जहां तक मैंने सुना है कि ये 25% तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे सरकारी मुलाजमीन की, और इस तरह फौज के मुलाजमीन की भी बढ़ेगी और शायद 35% तक उनको रियायत दी जाएगी सीएसडी पर। अभी तक ये अफवाहें हैं, पता नहीं
कि CSD जी, जो आप समझते हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जहाँ से बिल्कुल, खरीदारी करते हैं, बिल्कुल। तो उनको तो इस तरीके से उनको 60% तक का रिलीफ दिया जाएगा। अब मैंने आज ही एक किसी को तजवीज़ दी है, आपसे भी शेयर की थी कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ़ ये चंद लाख, जो 7 लाख फेडरल हैं और कोई 15-20 लाख होंगे जो प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ हैं, सिर्फ़ यही लोग हैं जिनको रिलीफ की ज़रूरत है, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, सिर्फ़ इन्हीं को रिलीफ की ज़रूरत है। सिर्फ़ यही इन्फ्लेशन से जो है 45% इन्फ्लेशन है आपकी, कि सिर्फ़ बिल्कुल, यही अफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आप बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। आप जो है दे रहे हैं कौम को। बाकी जो 23 करोड़ है, जो कि सरकारी मुलाज़मत नहीं करता, सरकारी मुलाज़िम को तो फिर भी तनख्वाह मिलती है। उस 23 करोड़ में से आधे से ज़्यादा बेरोज़गार हैं। जो वो 23 करोड़ हैं, उनको आप कैसे रिलीफ देंगे? आप तो इनको रिलीफ देके बड़ा जनाब अखबारों में या टीवी पे आप ऐलान करेंगे जी हमने इतना रिलीफ दे दिया, 25% इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, इनको ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरी तजवीज़ ये है, ये आप भी पहुँचाएँ अपने नाज़रीन तक कि इनकी तनख्वाहें 1 पैसा ना बढ़ाएँ। आप यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए, आप CSD के ज़रिए, अगर CSD से कोई फौजी खरीदारी करता है, उसको 50% डिस्काउंट दें। और यूटिलिटी स्टोर्स को खोलें ज़्यादा से ज़्यादा, हर सेक्टर में इस्लामाबाद की खोलें, इस जी, तरह और शहरों में खोलें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने से यूटिलिटी स्टोर खुले हुए थे, इमरान खान की हुकूमत ने उसमें से 80% बंद कर दिए। बिल्कुल सही। इस्लामाबाद के 80% बंद कर दिए यूटिलिटी स्टोर्स। जी, बिल्कुल। ये दोबारा खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, हर सेक्टर में खोलें, हर सब सेक्टर में खोलें और उनके ज़रिए 50% रिलीफ दें और हर एक को हुँ, दें, 23 करोड़ को दें, उसमें कोई बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि ये सिर्फ जो सरकारी मुलाजिम ले सकता है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला ले सकता है, नहीं। हर पाकिस्तानी को वो रिलीफ दें क्योंकि हर बिल्कुल पाकिस्तानी ठीक, इफ़ेक्ट हुआ है, हर बिल्कुल पाकिस्तानी सही, इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये इनको बिल्कुल करना सही। पड़ेगा, अदरवाइज़ ये तो ज़िंदा नहीं रह राइट, सकती कौम। देखिए ना बिल्कुल इन्होंने, आपकी बात हाँ जी। जी, जो जी, बिल्कुल आपकी गंदम बात जी, थी, जी, गंदम 5,500 मिल रही है रुपए बिल्कुल, की मन, ठीक है? जी, 4,000 तो इनका कंट्रोल रेट है, जबकि या 5,500 रुपए की मिल रही है जो मिल वालों को, और उसकी वजह से आटा जो है 170 रुपए हो गया। बिल्कुल 170 रुपए ₹170 का 1 किलो। और एग्ज़ैक्टली ठीक है, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आपकी बात किस सही, तरीके से आम लोग गुज़ारा करेंगे? जो ब्रेड एब्सोल्यूट थी, वो ब्रेड जो इस पे आम बेकरीज़ पे, वो 200 रुपए की हो चुकी है, और जो हाँ, ये है इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो है ब्रांडेड जो वो बेकरीज़ हैं, साढ़े बड़ी ढाई सौ की बड़ी मिल रही है। बेकरीज़ हैं उसमें, बिल्कुल। उसमें उससे भी ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट कि मैं इसीलिए आपसे यही पूछना चाह रहा था कि सर फिर वो रिलीफ़ जो पेट्रोल या डीज़ल की सूरत में हुकूमत शायद कोशिश कर रही थी, वो नहीं मिल पाएगा आम आदमी को इसी तरीके से, क्योंकि रोज़ यही खबरें आती हैं कि जी इतने रुपए यूनिट बढ़ा दिया गया, फ्यूल एडजस्टमेंट में इतना बढ़ा दिया गया। कम तो कम ही होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उसमें इंक्रीज़ ही आ रहा होता है और उसके बावजूद लोगों के पास बिजली भी नहीं आती प्रॉपर, गैस भी नहीं आती और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, आपको मार्केट से मिल तो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आपके घर का ग्रोसरीज़ का बिल पहले 20,000 बनता था, तो अब उस उतनी चीज़ें आप 50,000 रुपए में भी नहीं खरीद पाते। ये सारी सिचुएशन है, अभी करंट और डॉलर कंट्रोल होता है या नहीं होता, ये हमें पता चलता रहेगा। खैर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।